मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे इसकी विशेषताओं से लेकर के उद्देश्य, अर्थ, ज़रूरत क्या पड़ी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके उद्देश्य से हम बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और इस नीति की शिक्षा प्रणाली कैसी थी उसके बारे में भी हम आगे आगे जानेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है 1986, इसकी समीक्षा कौन कौन सी समितियों के द्वारा की गई। ठीक है, तो आज का हमारा प्रकरण यही है, यही सब चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का विकास बिना शिक्षा के संभव नहीं है और हमारे देश में शिक्षा को पुराने समय से ही सबसे आगे रखा गया है और शिक्षा को नए नए तरीकों से आगे बढ़ाया गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सभी को शिक्षित करने का निर्णय लिया गया। देश के हर व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, इस बात पर विचार विमर्श किए गए। शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर कौन कौन सी ऐसी नीतियां लाई जाए कि जिससे शिक्षा का हमारे देश में विकास हो सके। ठीक है, और शिक्षा का विकास होगा तो जाहिर सी बात है हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश भी प्रगति करेगा। तो ये बात तो हमने की कि ज़रूरत क्यों पड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की, यानी अब भारत देश हो चुका था हमारा आज़ाद, तो ज़रूरत थी यहाँ के लोगों को शिक्षित बनाने की। ठीक है, और उनके लिए कोई ना कोई योजना तो चाहिए, कोई ना कोई नीतियाँ तो चाहिए। अगर हमें यहाँ की इतनी बड़ी जो जनसंख्या थी उसको क्या करना है, शिक्षित करना है, उसको एजुकेट करना है, उनको लिटरेट बनाना है, तो फिर देखना होगा कि कौन कौन सी नीतियाँ ऐसी बनाई जाए ताकि ज़मीनी स्तर पर भी काम हो सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसका गठन हुआ। ठीक है, इसको लाया गया 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। अब इसके अंतर्गत दोस्तों कितने ही सारे इसके उद्देश्य थे, ठीक है, उनकी बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, क्या ये सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। ठीक है, और याद कैसे रखेंगे आप याद रखेंगे कि यहाँ 86 का उल्टा कर दे, यदि 1968 कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। ठीक है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी? 1968 में। चलिए नोट डाउन इसको कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी देखनी ना पड़े। ठीक है, कभी आपको इसके लिए परेशान ना होना पड़े, क्योंकि क्या होता है अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो आप दोस्तों कई बार तो 1986 और 1968 में वैसे ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहाँ कंफ्यूजन होगा। ठीक है, बस आपको बहुत ध्यान से सुनते रहना है, समझते रहना है साथ साथ। और अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जो मैटर आपको यहाँ मिलेगा वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट होगा। ठीक है, तो चलिए हमने बात की दोस्तों, नोट करके आप इसको लिखिएगा, बहुत अच्छी बात है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन से सन में आई थी? तो वह आई थी सन 1968 में। ठीक है, 1968 में। ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है और कई बार लोग इसको करके आ जाते हैं उसकी जगह और आपका गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको लिखना है कि जो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो सन 1968 में आई थी। ठीक है, अब चलिए बारी आती है यहाँ पर जो मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, बहुत ही मेन पॉइंट है और बिल्कुल सब चीज़ों को बहुत ही मिनिमाइज करके आप कह सकते हैं, सब चीज़ों का निचोड़ निकाल करके मैं आपको जो चीज़ें बोर्ड पर लिखूंगी वो तो आपको ध्यान से सुननी समझनी
ही है, लेकिन जो बातें मैं बोलूँगी ना उनको भी आपको बहुत ध्यान से सुनते रहना है। तो हमने बात की दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों आई, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत में लाने की। लेकिन अब हम बात करेंगे कि उद्देश्य क्या था, ठीक है, यहाँ लाने का उद्देश्य क्या था, तो उसके बारे में आइए एक बार जान लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे, वही मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था देश के हर नागरिक को शिक्षा प्रदान करना, देश के हर नागरिक को शिक्षा प्रदान करना, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, ठीक है, यानी किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य था। और भी कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, उनके बारे में जाने। और क्या उद्देश्य था, बालक बालिकाएं, ठीक है, या बालक बालिका साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ मिलकर कैसे, क्योंकि पहले क्या था कि जो आपने देखा होगा अभी तक भी कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ गर्ल्स कॉलेज अलग होते हैं, बॉयज़ कॉलेज अलग होते हैं, स्कूल भी इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर शुरुआत हुई को-एड एजुकेशन की, ठीक है, यानी कंबाइंड एजुकेशन की, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो कब शुरुआत हुई इसकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दौरान, ठीक है, इसके दौरान इसकी शुरुआत की गई कि बालक बालिका साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है, और किसी भी तरह का भेदभाव उनमें नहीं किया जाए। यानी ये उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या था, कि भाई उद्देश्य ये था कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिले, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बालक हो, बालिका हो, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाना चाहिए और सबके लिए समान शिक्षा, समान अवसर सबके लिए होने चाहिए, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। आई होप आपको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों को हम समझ करके चलेंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है मेरी क्लास में तो आपको, ठीक है। तो चलिए, अब आपको उद्देश्य क्लियर हो गया कि क्यों इसकी क्या क्या किस उद्देश्य को की पूर्ति करने के लिए इसको लाया गया था, चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है वो किसके समय में या किसके द्वारा इसका गठन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है कि किसके द्वारा इसका गठन किया गया, ये बताइए। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, इसका गठन जो है श्री राजीव गांधी। कौन थे राजीव गांधी, कोई बताएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन थे राजीव गांधी, ठीक है। श्री राजीव गांधी के द्वारा इसका गठन किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। दोस्तों ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका गठन इन्हीं के द्वारा या इन्हीं के शासन में किया गया जब ये यहाँ पर प्रधानमंत्री थे भारत के। अब चलिए एक चीज़ और जानते हैं हम कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसका प्रारूप कब प्रकाशित किया गया, कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें हमने कुछ डिसाइड किया है जो हमें करनी है, ठीक है, जो हमें ज़मीनी स्तर पर लागू करनी है, उसको कहते हैं प्रारूप, यानी एक पूरा उसको नोट करके रिटन फॉर्म में लिखना, ठीक है, उसको प्रारूप कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप कब प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों अगस्त 1986 में, 1986 नाम है तो यहीं से आप समझ लीजिएगा, लेकिन मंथ का नेम आपको याद रखना है, अगस्त 1986 में। चलिए ये चीज़ भी यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है, अगस्त 1986 में, ठीक है, अगस्त 1986 में। 1986 और 1968 में कंफ्यूजन अब तो नहीं होगा, कभी आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके कहे कि मैम आपने तो 1968 बता दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अब क्लियर कर चुकी हूँ कि जो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ये अलग है, ये सबसे पहले की बात मैंने यहाँ पर की है प्रथम, इसीलिए मैंने यहाँ इसको नोट करके लिखा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर नोट करके इसीलिए लिखा है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि क्या विशेषताएं थी इस शिक्षा नीति की जो इसको इतना महत्व दिया गया। आपने देखा आपके सिलेबस में और बाकी चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है जितना कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। तो इसमें कुछ तो अच्छी बातें होगी, कुछ तो इसकी विशेषताएं औरों से अलग रही होगी जिस वजह से इसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली। ठीक है, तो उनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। आइए तो बात कर लेते हैं विशेषताओं के बारे में कि कौन कौन सी विशेषताएं रही, ठीक है, जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए एक बार सबको फटाफट से हम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी है और साथ साथ ही हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, लेकिन जितना समय लूँगी वो आपका बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है वो सब चीज़ें। ठीक है, जितना समय आप मुझे देंगे। तो चलिए अगर बात करें, पहली विशेषता तो इसकी यही है कि शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना। ठीक है, उन्नतिशील बनाना यानी उसमें समय समय पर सुधार करते जाना और बेहतर से और बेहतर शिक्षा को, अपने देश की शिक्षा को बनाना। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। इस तरह की चीज़ें इसमें रखी गई कि शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना। ठीक है, उन्नतिशील बनाना, ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है विशेषता। ठीक है, बनाना, उन्नतिशील बनाना। और क्या पॉइंट हो सकता है, पहला आपको समझ आया क्या विशेषता है, शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना। आपसे सीधा सीधा आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है कि शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसकी 3 या 4 विशेषताएं बताए, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेंगे दूसरी विशेषता के बारे में। हम बात करें कि और क्या विशेषता थी इस शिक्षा नीति की, तो वह यह थी कि उच्च शिक्षा में, उच्च यानी जो ग्रेजुएशन के बाद की होती है, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक। इससे आप क्या समझे कि अवांछनीय प्रवेश पर रोक। ठीक है, जो उच्च स्तर की शिक्षा होती है उस पर अवांछनीय प्रवेश पर रोक, यानी कई बार आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में क्या होता है, उच्च शिक्षा कौन सी होती है जो हम कॉलेज में ग्रहण करते हैं। ठीक है, डिग्रियां जिसको हम कह सकते हैं, 12th के बाद की जो होती है वो उच्च शिक्षा के दायरे में ही आती है। तो क्या होता है कि किसी भी कॉलेज में जितनी उसकी सीट्स होती है उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया जाता था। ठीक है, तो लेकिन ये ओवरलैपिंग सिचुएशन होती थी, फिर एक टीचर के लिए उतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या होगा, क्या सही से टीचर अपनी बात को स्टूडेंट्स को सिखा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हर एक बच्चे के मन में जो जिज्ञासा होती है क्वेश्चन पूछने की, तो वो सभी एज इट इज़ रह जाती, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता। तो इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए कि भाई ओवरलैपिंग सिचुएशन ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में ना बैठे, तो इन्होंने क्या किया कि अवांछनीय प्रवेश पर रोक लगा दी कि भाई इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं तो इतने ही एडमिशन यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब चलिए तीसरी इसकी विशेषता जो कि इसके द्वारा लाई गई वो क्या है, इसकी विशेषता वह है मूल्यांकन की नई व्यवस्था। ठीक है, मूल्यांकन की नई व्यवस्था। अब नई कैसी व्यवस्था, तो आप ये सोचेंगे कि नई व्यवस्था कैसी मूल्यांकन की, यानी आपने देखा कि मूल्यांकन की बात की, तो मूल्यांकन की कौन सी ऐसी नई व्यवस्था आई इसके अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो नई मूल्यांकन व्यवस्था आई वो ये आई कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया। उसमें क्या हुआ कि ग्रेड के आधार पर जो है बालकों की क्या की जाने लगी, मूल्यांकन किया जाने लगा। ठीक है, ग्रेड के आधार पर। अब ग्रेड किस हिसाब से यहाँ पर दी जाती थी वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से
पूछा जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न। ठीक है, कैसे पूछा जाता है कि किस तरह से ग्रेडिंग रखी गई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसके अंतर्गत। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, जैसे विशेष योग्यता, ठीक है, विशेष योग्यता, इन सभी को देखते हुए ग्रेडिंग का सिस्टम रखा गया कि भाई विशेष योग्यता है बालक में तो उसके भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी अगर बात करें, संतोषप्रद है, संतोषप्रद बालक है, और क्या था, और दोस्तों उत्तम बालक है ये। ठीक है, इस हिसाब से उनको ग्रेडिंग दी जाने लगी सभी चीज़ों को देखते हुए, उसका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर निम्न। ठीक है, और एक जो पांचवा इन्होंने आधार बनाया ग्रेडिंग का वह था अच्छा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम के ये 5 आधार बनाए, या ग्रेड के लिए इस तरीके से ये 5 चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया। कौन कौन सी? विशेष योग्यता, संतोषप्रद, ठीक है, उत्तम, निम्न और अच्छा। इस तरीके से बालक को जो है ये डिफाइन कर सकते थे कि कैसा बालक है, उत्तम है या निम्न है या फिर अच्छा है, ठीक है, या विशेष योग्यता वाला ये बालक है। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रेड के आधार पर मूल्यांकन की एक नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी। अब ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए कौन कौन से? शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना, उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक लगाना और मूल्यांकन की नई व्यवस्था लाना। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं लगे हाथ, ताकि अगर 4 पूछ ले जाए तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर लिख पाए। और बहुत छोटा करके मैंने आपकी इतनी लंबी चौड़ी आपको चीज़ें बुक में दी गई है, तो मैंने बहुत ही उसको शॉर्ट करके जितनी चीज़ें ज़रूरी थी सिर्फ उनको वहाँ से, ठीक है, बाहर निकाला है। तो वही आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए अगला है व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता यानी जो व्यावसायिक शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देना। व्यावसायिक शिक्षा कैसी होती है, अब ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा कौन सी होती है जिसको यहाँ पर प्रमुखता दी गई? तो वो ऐसी होती है यानी कि जैसे बालक को शुरुआती दौर में ही, ठीक है, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको कुछ काम सिखाया जाना। जैसे कि अगर कोई बालक इंटरेस्टेड है खेती करने में तो उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये हो जाती है व्यावसायिक शिक्षा कि उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको उसी चीज़ की शिक्षा देना, उसे कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, तो इसी तरीके की चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। तो ये आपने देख ली यहाँ पर इसकी विशेषता। अब हम दोस्तों एक बात और यहाँ पर करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं कि शिक्षा प्रणाली कैसी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली कैसी रखने की बात की गई। ठीक है, शिक्षा प्रणाली की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 लेवल डिसाइड किए गए, कौन कौन से? 10 +2 +3। ये क्या है? अब इससे आप कुछ समझे? 10 +2 +3 बिल्कुल समझे। क्या समझे? चलिए मैं आपको बताऊंगी कि जो ये 10 लिखा है इसका मतलब है कि 1 से 10वीं तक की पढ़ाई। ठीक है, 1 से 10वीं तक की पढ़ाई को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में रखा। फिर उसके बाद 2 साल की जो पढ़ाई थी जो 11वीं और 12वीं की थी। ठीक है, 11वीं और 12वीं की थी, ये 2 साल की पढ़ाई इन्होंने यहाँ पर रखी। और जो ये 3 साल आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब है कि 3 साल की ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 वर्ष की जो डिग्री होती है या ग्रेजुएशन होती है तो वो किस शिक्षा नीति के द्वारा लाई गई? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जो 3 साल की डिग्री होती है, 3 साल की डिग्री होती है, ये किसके द्वारा लाई गई? तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इसका प्रावधान रखा गया और तब से ही शुरू की गई है कि 3 साल की भाई जो है 12वीं के बाद 3 साल की डिग्री भी होती है। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो किया गया एजुकेशन का 10 +2 +3।
इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती है आपको। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं हमने अभी तक क्या सीखा है, फिर इसके बाद आपके कुछ 2 ही पॉइंट बच जाते हैं जिनमें हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी कौन कौन से कार्य इन्होंने किए, इस शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य थे जो यहाँ पर हुए, ठीक है, लागू हुए। और बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी समितियाँ इसके बाद बनी जिन्होंने इस शिक्षा नीति की समीक्षा की, यानी उन्होंने इसमें कुछ कमियां ढूंढी और उनको बताया कि इसमें ये कमियां हैं और इसमें यहाँ सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या सीखा है। उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक को शिक्षा प्रदान हो, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो या फिर बालक बालिका का हो, अमीर हो गरीब हो, गोरा हो काला हो, तो हर एक व्यक्ति को समान शिक्षा का अधिकार मिले। तो यह बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में। ये चीजें क्लियर हुई आपको। अब हम बात करेंगे कि प्रारूप कब प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया अगस्त 1986 में, ठीक है। अगस्त 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप जो है वो प्रकाशित कर दिया गया। गठन कब होता है? तो श्री राजीव गांधी जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उनके समय में। और शिक्षा प्रणाली कैसी रखी जाती है? तो 10+2+3 का स्टैंडर्ड वहां पर रखा जाता है। इस तरीके से फॉलो होता है पैटर्न। और बात करें अगर विशेषताओं की, तो क्या क्या विशेषताएं इसके समय में हुई, ठीक है, या कौन कौन सी विशेषताएं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की थी? वो यह थी कि शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना, उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक लगाना और मूल्यांकन की नई व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें ग्रेड के आधार पर जो है उनका मूल्यांकन किया जाने लगा। ग्रेड जो है 5 तरह से डिसाइड की जाती थी, या तो विशेष योग्यता, या संतोषप्रद, उत्तम, निम्न और अच्छा, ठीक है। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है, 5 वर्ड्स। चौथा है व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता यहाँ पर रखी गई। अब चलिए अब फटाफट से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, फिर इसके बाद एकदम से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कौन कौन से कार्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किए गए। बहुत अच्छा आपका टॉपिक रह जाता है, तो उसके बारे में हम जस्ट अभी बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हमारे बच जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्य कौन कौन से थे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा कौन कौन सी समितियों ने की, तो इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कई तरह के प्रस्ताव रखे गए, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था और इसके अंतर्गत कई सारे सुधार करने की व्यवस्था को रखना, जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करना और बेहतर से बेहतर शिक्षा का वातावरण अपने देश में बनाना, ठीक है, जिससे देश भी प्रगति कर सके और शिक्षा को पूर्ण रूप से बढ़ावा मिल सके। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इसी विचार को रखते हुए कौन कौन से कार्य किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो इसमें शामिल है प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की व्यवस्था कराना या शिक्षा मुहैया कराना, और दूसरा पॉइंट इसमें यह भी आता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद या फिर प्रत्येक गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, ठीक है। हर गांव के या प्रत्येक गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। तो चलिए इनके बारे में जल्दी जल्दी हम बात करेंगे और जानेंगे हर एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर वे में, ठीक है। क्या बात की मैंने? प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। यह क्या था? कार्य था, शिक्षा प्रदान करने का कार्य था। अगर कार्य की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं और आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो क्या था कार्य करना? तो क्या था
कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्य था। और क्या था दोस्तों, विज्ञान, गणित और सांस्कृतिक विषयों को बढ़ावा देना। ठीक है, कौन कौन से? विज्ञान, गणित और सांस्कृतिक शिक्षा को, सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देना इसका कार्य था। ऑलराइट, सांस्कृतिक, गणित और विज्ञान के जैसे विषयों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्य था। और क्या कार्य थे तो उसकी बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रत्येक गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या बात की, वही हम नोट डाउन कर लेते हैं जो हमने आपको समझाया। 1 किलोमीटर के दायरे में हर गांव में स्कूल खोलना। ठीक है, स्कूल खोलना या स्कूल की व्यवस्था करना कार्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में हर गांव में स्कूल खोला जाए, यह इसका कार्य था। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अभी मैंने आपको जब यहाँ पर इसकी यहाँ पर मैंने आपको उद्देश्य बताया था कि बालक बालिका साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करें, यानी को-एड एजुकेशन की शुरुआत यहीं से हुई, तो यह भी तो इसका कार्य था। चलिए नोट कर लेते हैं क्या कि लड़का लड़की साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, ऐसी व्यवस्था करना, शिक्षा ग्रहण कर सके, इसकी भी व्यवस्था करना कार्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, और क्या हो सकता था, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 साल की डिग्री का प्रावधान भी रखा गया इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही। और स्नातक के जो विषय थे उनमें वैज्ञानिक विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान इसके अंतर्गत दिया गया। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कहा गया इसमें कहा गया, इसका कार्य था कि स्नातक शिक्षा में वैज्ञानिक तकनीक अपनाना या अपनाने पर जोर देना। ठीक है, अपनाने पर जोर देना। क्यों किया गया ऐसा? अब इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा कि वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाए, इस बात पर जोर क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया ताकि जो देश का युवा है वो अपने भविष्य में विज्ञान की ओर प्रगति कर सके। ठीक है, तो किस वजह से ऐसा किया गया? तो चलिए इसका कारण भी लिख लेते हैं, किस वजह से वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने का जोर दिया गया। वो इसलिए कि देश का युवा विज्ञान की ओर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, इसलिए भी क्या किया गया, इसी वजह से वैज्ञानिक तकनीक पर, स्नातक जो होता है वहाँ पर वैज्ञानिक तकनीक पर जोर दिया गया ताकि देश का युवा विज्ञान की ओर प्रगति करे, आगे बढ़े, उससे देश का भी विकास होगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है, कुछ कार्य थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें खास थी वो आपके सामने नोट डाउन कर दी गई है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी समितियां हुई जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इधर हम कुछ नाम आपके सामने रखेंगे तो आपको उनको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि 3 समितियां ऐसी हुई जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की। कौन कौन सी? सबसे पहले अगर बात करें
राममूर्ति समिति, ठीक है, राममूर्ति समिति, राममूर्ति समिति कब गठन किया गया इसका? तो इसका गठन किया गया 1990 में। ये आपसे इतना पूछ लिया जाता है इस वाली समिति से कि इसका गठन कब किया गया? 1990 में किया गया, ठीक है, सन 1990 में किया गया। और क्या, एक समिति है जिसका नाम है जनार्दन समिति, ठीक है, जनार्दन समिति, इसका गठन कब किया गया? ये भी इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1992 में, ठीक है, 1992 में। आपको ईयर ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपको इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। और तीसरी कौन सी है जो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है यशपाल समिति, ठीक है। क्या है? यशपाल समिति, यशपाल समिति। इसका गठन कब हुआ? ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो 1993 में, ठीक है, 1993 में इसका गठन हुआ। लगातार हो जाता है, बस यहाँ पर एक साल का गैप आपको देखने को मिलेगा, बाकी 1990, 1992, 1993, ठीक है। अब समीक्षा समितियाँ किस लिए बनाई जाती है ये भी तो पता होना चाहिए कि क्यों समीक्षा करते हैं। दोस्तों, इसलिए कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत छूट गई थी, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि एक बार में प्लान इतना अच्छा बने कि वो पूरी तरीके से काम करे। तो इसी तरीके से कुछ कमियां, कुछ खामियां इस नीति में रह गई थी, उनको सही करने के लिए या उनका सुधार करने के लिए इन समितियों का गठन किया गया कि भाई आप देखकर बताइए इसमें कौन कौन सी ऐसी कमी है जिनको सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसलिए इनका गठन हुआ, ये आपको पता चल गया, और कब कब हुआ ये भी आपको पता चल गया। अब हम बात करें राममूर्ति समिति की, तो ये बस नाम की समिति बनी क्योंकि इसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि जो आगे लागू होना चाहिए, बस इसने बताया कि ये चीज़ें गलत की, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो इसीलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्व इसका नहीं है। और इसी तरीके से हो जाती है जनार्दन समिति, इसका भी वही सेम रोल था, कुछ चीज़ें यहाँ से नहीं ली गई। लेकिन जब बात आती है यशपाल समिति की, तो ये आपके लिए हो जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण। वो किस लिए? क्योंकि इनके द्वारा यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे यशपाल ही थे, ठीक है, यशपाल समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर इस समिति का गठन किया गया। तो इन्होंने ऐसी कौन सी बात ऐसी कही कि जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू की गई? वो ये बात कही गई कि जो बालक के बस्ते का बोझ होता है उसको कम किया जाए, ठीक है। अब आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि जो बालक का बस्ते का वजन था उसे कम करने के बारे में कौन सी समिति ने विचार किया? तो यशपाल समिति ने। उसका गठन कब हुआ था? 1993 में। इसका अध्यक्ष कौन था? तो यशपाल जी थे, ठीक है। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन। चलिए हम ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं, क्या कि बस्ते का बोझ, यानी आपके बैग का बोझ, बस्ते का बोझ कम करने के लिए, ठीक है, कम करने की राय दी या बात कही किसने? यशपाल समिति ने। क्लियर हो गया आपको क्यों इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, ठीक है। ये चीज़ें आपको मुझे एक्सप्लेन करनी थी। अब आई होप आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। अब एक बार पूरा रिकैप करें, ठीक है, क्या ये बाद की चीज़ें हमने सीखी? उद्देश्य आपने जान लिया कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिले, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसा मैंने यहाँ लिखा है एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में लिख करके आइए एग्जाम पेपर में। आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस चीज़ें समझ आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि कौन कौन सी विशेषताएं थी, ठीक है। फिर यहाँ हम आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य कौन कौन से इसके अंतर्गत किए गए। तो वो इस प्रकार थे कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान की जाए, जैसा कि यहाँ पर उद्देश्य में हमने बोला था, और इसी तरीके से विज्ञान, गणित और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 1 किलोमीटर के दायरे में हर एक गांव में एक स्कूल होना चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे में, और लड़का लड़की एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सके,
यानी कोएड एजुकेशन की भी शुरुआत यहीं पर की गई। स्नातक शिक्षा में वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने पर जोर दिया गया, वो किस लिए? ताकि देश का युवा विज्ञान की ओर आगे बढ़े। तो ये बात हमने बात कर ली इसके कार्यों की। 3 समितियां बनाई गई जो इसकी समीक्षा के लिए रखी गई। राममूर्ति समिति, जनार्दन समिति, यशपाल समिति। गठन कब हुआ? राममूर्ति समिति का 1990 में, और जनार्दन समिति 1992 और यशपाल समिति 1993। बस्ते का बोझ कम करना, ये बात इनके द्वारा ही कही गई। तो ठीक है गाइज, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आपको क्लास में कितना मजा आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हुए? आपके लिए कितनी बेनिफिशियल आज की क्लास थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक अगली नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।